कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सर जी। क्या बात कर रहे हैं बच्चे, किस कौन से बैच की बात कर रहे हैं? आपस में ऐसे ही बातें कर रहे हैं बच्चे? अनरिलेटेड कमेंट है सारे। अच्छा टाइम कितना हो गया वैसे? 8:10 हो गए, ठीक है। ये कौन सा साइंस स्पेशल बैच है? ये भी याद नहीं है लास्ट टाइम क्या कराया था। फिर बच्चों लास्ट टाइम क्या कराया था बताना कोई। शायद हमारा मोशन का चैप्टर चल रहा हो, मुझे ऐसा ध्यान है। क्या हमारा मोशन चल रहा है? कहाँ है? करेबल ऐप देख लेते हैं। लाइव क्लासेस, साइंस स्पेशल, पिछली क्लास फिजिक्स की। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हमने किया था स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बता दी थी। उसमें मैंने आपको 2-3 फॉर्मूले बताए थे, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला था mgh। तो इससे रिलेटेड एक नॉर्मल सा क्वेश्चन करते हैं। ये एक पत्थर है, इस पत्थर का वजन है 5 किलोग्राम। ये पत्थर जमीन से कुछ ऊंचाई पर है, मान लीजिए 3 मीटर, और जो गुरुत्वाकर्षण है ग्रेविटी वो इसे नीचे खींच रही है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड से। तो सवाल ये है कि पत्थर में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो हमारा आंसर होगा mgh। इंक क्यों नहीं है? m यहाँ पर है 5 किलोग्राम, g यहाँ पर दे रखी है 10, और हाइट यहाँ पर जैसे दे रखी है 3 मीटर। तो मेरा आंसर आ गया 150 जूल। 150 जूल। फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था -gmm/r। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है धरती, धरती से कुछ दूरी पर है ये चांद, चांद की दूरी धरती से है कुछ r। तो चांद के ऊपर चांद का वजन है m, धरती का वजन है कैपिटल M, और ऐसे में मैं जानना चाहता हूं कि चांद के ऊपर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा कितनी है। तो आपका फॉर्मूला होगा -gmm/r। तो आंसर माइनस, और g की जगह पर फिर g की वैल्यू होती है जो फिक्स है 6.67 गुणा में 10⁻11 इन SI यूनिट्स, गुणा में कैपिटल M है यहाँ पर धरती का वजन, तो वहाँ फॉर्मूले में धरती का वजन रखेंगे 5.98 गुणा में 10⁻24 किलोग्राम। फिर स्मॉल m वहाँ पर है फिर चांद का वजन, तो फॉर्मूले में चांद का वजन रखेंगे, जो वैल्यू आएगी 7.3 गुणा में 10⁻22 किलोग्राम। नीचे r होगा, r का मतलब है धरती और चांद के बीच में दूरी, जो है 3.84 गुणा में 10⁸ मीटर। तो ऐसी कुछ वैल्यूज वगैरह होंगी, सॉल्व करने के बाद कुछ आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 2 फॉर्मूले हो गए। एक तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था -kx² हाफ, सॉरी बस इतना ही बताता, हाफ kx²। तो इसका एक क्वेश्चन बनाते हैं। बोलता है कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर एक डब्बा है, डब्बे का वजन है 2 किलोग्राम, और स्प्रिंग के अंदर जो स्प्रिंग कांस्टेंट है मान लीजिए वो है 3 न्यूटन पर मीटर। इस स्प्रिंग को आपने 20 सेंटीमीटर खींच दिया, तो बताइए इसमें पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा कितनी। तो मेरा फॉर्मूला हाफ kx², जहाँ पर हाफ और k की वैल्यू है 3 न्यूटन पर मीटर, और x की वैल्यू है वहां पर 0.2 मीटर, और उसका स्क्वायर, और सॉल्व करके अपना आंसर आ जाएगा। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताए थे। अब हम इसके अलावा अगले पार्ट पे चलते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ तक सिर्फ हमने पिछली क्लास में कंटिन्यूएशन के लिए एक स्ट्रिंग पकड़ ली, कोई नई बात मैंने अभी तक आपको नहीं सिखाई। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसमें एक बार इंक डाल देंगे। इंक खत्म हो गया, दोनों में ही खत्म है। थैंक यू। आउट ऑफ बोर्ड बोल रहा है एक बच्चा। आउट ऑफ बोर्ड कहाँ से है ये शायद यहाँ से आउट ऑफ बोर्ड जा रहा है, इससे नीचे कुछ वैल्यूज निकल गई होंगी, कोई बड़ी बात नहीं, इग्नोर कर सकते हो। तो वो सिर्फ समझाने के लिए था, मीनिंग समझ में अगर आ गया तरीका, तो वैल्यू तो आप पेपर में अपने हिसाब से डाल ही लेंगे, वैल्यू क्वेश्चन में दी होंगी, आपको सारी वैल्यूज याद नहीं रखनी है। मैं फिर भी अपने लिए एक फोल्डर बना ही लेता हूँ कि मैं कहाँ तक आपको नजर आ रहा हूँ। तो अप्रोक्सीमेटली ये होगा मैक्सिमम लिमिट, और यहाँ पर शायद ये है, नीचे ये लिमिट है, और वहाँ अप्रोक्सीमेटली वैसा ही कुछ होगा। ठीक है,
ओके, तो अब कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इज द काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। जो सबसे कॉमन फॉर्मूला है, जो अक्सर हमें इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी, वो होगा 1/mv²। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ये कार है, ये कार आगे की तरफ भाग रही है। कार का वजन है 10 किलोग्राम। कार की स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। फिर बोलता है कार में गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो 1/2mv²। अब मैं साथ में उसमें यूनिट्स भी लगा सकता था। मैं जानबूझकर यूनिट्स कई बार नहीं लिखता हूं क्योंकि सिंपलिसिटी के लिए, ताकि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो। पर अभी एक बार मैं यूनिट्स आपको लगा के दिखा देता हूं। आगे से मैं हर बार इकाई यानी उनके मात्रक नहीं लगाऊंगा। तो 1/2, वो तो 1/2 है, उसकी कोई यूनिट नहीं। एम की यूनिट होगी किलोग्राम, तो 10 किलोग्राम ये ऐसे होगा, गुणा में वी होगा 3 मीटर पर सेकेंड, तो 3 मीटर पर सेकेंड और स्क्वायर्ड। तो अब मैं इसको यूनिट्स के साथ ही करूंगा। 10 किलोग्राम गुणा में 3 मीटर पर सेकेंड का 9 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे में ये वैल्यू बनेगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अलग होगा, 2, 10 और 9 अलग होगा। तो 90/2 एक तरफ और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एक तरफ। तो ये बन गया 45 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम उसको जूल बोल देते हैं। तो मैं इसको ऐसे बोल दूंगा कि ये हो गया 45 जूल। तो आगे से चूंकि मैं जानता ही हूं कि यूनिट्स यानी मात्रक, अगर मैंने एसआई यूनिट्स ली हैं तो आंसर जूल में आएगा, तो मैं जानबूझकर फिर यूनिट्स इग्नोर किया करूंगा ताकि मेरी कैलकुलेशन जल्दी जल्दी हो जाए, टाइम बच जाए। तो 45 जूल इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ऐसे ही इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि एक लड़का है, लड़के का वजन है 60 किलोग्राम और लड़का आगे की तरफ भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। थोड़ी देर के बाद इस लड़के ने अपनी रफ्तार चेंज कर ली। उसने अपनी रफ्तार मान लीजिए बढ़ा ली, तो 5 की बजाय अब उसकी रफ्तार हो गई 6 मीटर पर सेकंड। और उसका जो वजन है वो तो अभी भी सेम ही रहेगा, 60 किलोग्राम। तो ऐसे में गतिज ऊर्जा कितनी थी पहले, गतिज ऊर्जा कितनी है बाद में। तो पहले काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। तो 30 गुणा में 25, 25 की 75, 750 जूल मेरा आंसर। बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो हाफ mv²। तो हो गया 7 18, 1 3 9 10, 1080 जूल। तो ये जूल है, ये जूल है। अरे ये तो 1080, स्क्रीन का रेजोल्यूशन आ गया। ओके, अब K1 पता, K2 पता, इन दोनों से अब एक चीज निकाल सकते हैं। इनमें जो अंतर है, डिफरेंस, जितना भी गतिज ऊर्जा में अंतर आया है वो कितना आया, K2 माइनस K1, यानी 1080 माइनस 750, 250, 300, 330 जूल। ये जो भी अंतर आया है काइनेटिक एनर्जी में, ये कहलाता है वर्क, कार्य। तो आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहां पर किसी का वजन बता देगा, पुरानी स्पीड बता देगा और नई स्पीड बता देगा, और फिर पूछेगा वर्क बताओ, कार्य निकालो। तो ये प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है। ओके, ऋतिक बोलते हैं सर काइनेटिक को फॉर्मूले से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। मैं समझा नहीं, मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर मैंने आपको बता दिया तो फॉर्मूले से आप क्या रिलेट नहीं कर पा रहे हो, वो मुझे आपका एक बार क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है। पूछ लेना एक बार अच्छे से, आप इसको थोड़ा घुमा फिरा के दूसरी तरह से पूछो, शायद मुझे आपकी बात समझ में आ जाए। रोहित बोलते हैं सर न्यूमेरिकल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं। वेल, कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं। इट्स ऑलवेज वन डायमेंशनल, वन डायरेक्शनल। तो पहले हम बेसिकली कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एनर्जी क्या है, एनर्जी वो है जो वर्क करवा सकती है, वगैरह वगैरह। और उस कॉन्सेप्ट के बाद फिर आगे हम उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब नॉर्मल जो फिजिक्स का फ्लो चलता है वो ऐसे ही जाता है कि ज्यादातर इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, साइंटिस्ट वाइंटिस्ट हैं, वो इस प्रोसीजर के साथ चलते हैं कि पहले उनको ये चाहिए होता है,
बाद में फिर वो यहाँ आता है। लेकिन चूंकि हमारे पास साइंटिस्ट वगैरह के जितना ना समय है ना पेशेंस है, और हमें वो करना भी नहीं है। हमें तो सिर्फ ज्ञान से, सॉरी, हमें सिर्फ एग्जाम में नंबरों से मतलब है, ज्ञान से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम उस पूरे प्रोसीजर के थ्रू नहीं गुजरते। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला रट्टा मार लेते हैं कई बार, क्योंकि हमारे पेपर में तो वही आता है। तो मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने आपको ये नहीं बताया कि 1/2 क्यों हुआ, मैंने ये नहीं बताया स्पीड का स्क्वायर क्यों किया, मैंने डिटेल नहीं बताई आपको, मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूला बता दिया। तो एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको बताना मुझे आवश्यक ही नहीं लगा, क्योंकि वो आपके कभी काम नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन यूजुअली जो फ्लो रहता है फिजिक्स समझने का, वो ऐसे जाता है। हाय नितिन सर, हाय। उमाकांत बोलते हैं नाइस शर्ट, थैंक यू। 30 कैसे आया? सीधा 2 से डिवाइड करके। हाँ, 60 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 30 आ गया। प्रैक्टिकली समझ नहीं पा रहे हैं? प्रैक्टिकली तो समझना आप इसलिए नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि मैं समझा ही नहीं रहा हूँ। अगर मैं समझा देता प्रैक्टिकली तो आप समझ भी जाते, है ना। पर वो उतना ना हमारे पास समय है ना हमें जरूरत है। रवि बोलते हैं सर यू आर माई बेस्ट टीचर, थैंक यू रवि। और कोई यहाँ काम की बात, कोई सर साइंस स्पेशल 1 इज वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेन सर बट दिस बैच इज क्वाइट स्मार्ट वे। चंदू, साइंस स्पेशल 1 जब लिया था शायद फरवरी की बात है, दैट वाज द टाइम जब मैं रिसेंटली आई रिटर्न टीचिंग। मैंने 4-5 साल पहले पढ़ाया और फिर मैं 1 साल के लिए गायब हो गया था। उस 1 साल में एक्चुअली मैंने फिर IIT JEE के स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, एंड आई सम व्हाट मिस्ड कि मैं SSC वालों को दोबारा पढ़ाऊँ। जब मैंने साइंस स्पेशल दोबारा रिज्यूम किया करिविल में पढ़ाना, तो उस टाइम पे मेरे में वो दिमाग में सवार हो रखे थे पिछले 1 साल के जो IIT JEE के बच्चों को पढ़ा रहा था, तो मैं उतनी डिटेल में जा रहा था, और इसलिए आई थिंक कि वो रिक्वायरमेंट से बहुत ऊपर चला गया था, जितना आपको नहीं चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे अब चूंकि 4-5 महीने हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं फिर से आप वापस अपने उसी फ्लो में आ गया हूँ जिसमें पहले हुआ करता था, तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस ऑब्वियसली फील होगा। यहाँ पे कोई और सवाल? राकेश बोलते हैं सर गुड मॉर्निंग सर, आरआरबी जेई CBT 2 इज फ्रॉम 28th of August। CBT 2 के एग्जाम की डेट, ओके। इफ पॉसिबल प्लीज टेक मोर क्लासेस ऑफ फिजिक्स, थैंक यू सर। वेल राकेश, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू टेक मोर क्लासेस, बट द होल थिंग इज कि यहाँ पे शेड्यूल्स का थोड़ा सा अरेंजमेंट सेट नहीं हो रहा है। आई एम यूजुअली नॉट फ्री ऑल द वीक। मैं वेडनेसडे और थर्सडेज को ही आता हूँ। वेडनेसडे को आई टेक ऑल द डे, सुबह से शाम तक मैं पूरे दिन क्लास लेता हूँ। थर्सडेज को आई विल बी अवेलेबल टिल 11 AM, तो सुबह 11 बजे तक मैं क्लास लूंगा, और आपकी क्लास जरूर लूंगा। तो आप ऐसे ही मान सकते हैं कि फिजिक्स के हफ्ते में 2 क्लास आपकी होगी। बाकी डेज का आई कैन नॉट गारंटी। इवन इफ मैनेजमेंट मुझे बुलाता भी है तो भी मैं नहीं आ पाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं कुछ प्री कमिटमेंट्स हैं, तो आई हैव टू मेक श्योर कि आई ऑल्सो स्टैंड अप टू देम। नेक्स्ट चलता है, इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको वर्क समझ में आ गया। काइनेटिक एनर्जी का एक दूसरा फॉर्मूला भी है। काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला जो हाफ mv स्क्वायर है, इट्स वेरी कॉमन, मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला यही है, पर ये जो अल्टरनेटिव फॉर्मूला है इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट। इसमें अब ये I क्या है और ओमेगा क्या है हमें वो समझना पड़ेगा। यहाँ पर ये m होता था मास, हिंदी में हम इसे बोलते थे द्रव्यमान, और इसे हम किलोग्राम में नापते थे। लेकिन इसी का एक पर्यायवाची, इसका सिनोनिम एक वर्ड है जो मास की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो मोर और लेस, विच इज द टर्म इनर्शिया, जड़त्व। तो मास का मतलब बेसिकली इनर्शिया ही होता है। पेपर में आपसे ऐसे पूछेगा द मेजर ऑफ इनर्शिया इज, जड़त्व को कैसे मापा जाता है, तो आपका आंसर मास, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। अब इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज को सरकाना कितना मुश्किल है, उसमें उतना ही ज्यादा मास है। उदाहरण के तौर पे जब मैं 5वीं-6वीं क्लास में था, छोटा सा था, उन दिनों हमारे पड़ोस में किसी के पास एक ऑटो था। ऑटो के साइड में लटक जाते थे, तो मुझे लगता था इतने भारी बड़ी चीज है, इट्स इम्पॉसिबल टू मूव। लेकिन हम उसके साइड में लटक के वो खड़ा रहता था जिलेट से घर पे, उसके घर के बाहर।
तो हम उसको शेक करते रहते थे, तो हल्का हल्का आधा आधा 1 सेंटीमीटर आगे पीछे हम उसको मूव करवा सकते थे। उसके ऊपर बच्चे लटक के दाएं बाएं झूलते रहते थे। तो ऑटो था छोटा सा हल्का सा, एंड दैट यूज्ड टू इंट्रीग मी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये तो बड़ी भारी चीज है और हम छोटे से बच्चे इसको हिला सकते हैं। द होल पॉइंट वाज कि ऑटो मैक्सिमम होलो होता है, अंदर से ज्यादातर वो खोखला है, उसमें पूरा वजन है कहाँ। लेकिन वहीं अगर वो ऑटो की जगह वहां पर कोई बस या कोई ट्रक खड़ा होता और उसके ऊपर साइड में कोई बच्चा खड़ा होकर उसको मूव करवाने की कोशिश करता, उससे वो ट्रक नहीं होता, क्योंकि वो बहुत भारी है, वो उसमें इनर्शिया ज्यादा है, जड़त्व। एक छोटा सा खिलौना है, कार है, उसको हाथ मार दिया, उड़ के लात मार दी, उड़ के दूर चला गया, उसमें इनर्शिया कम है, मास कम है। लेकिन असली कार है, लात मारूं मेरे ही पैर में चोट लगेगी, वो कार तो आगे नहीं उड़ के जाएगी। तो मास ये बताता है कि कोई चीज कितनी भारी है, उसको सरकाना या अगर वो चल रही है तो उसे रोकना कितना मुश्किल है। वहीं ये जो आई है ये वैसा ही है, लेकिन इसका नाम थोड़ा सा अलग है। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो है इनर्शिया, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हिंदी में हम इसे बोलते हैं जड़त्व का आघूर्ण। मास जितना ज्यादा होगा चीज को सरकाना उतना मुश्किल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा उस चीज को घुमाना उतना मुश्किल। घुमाना कितना मुश्किल है, तो किसी चीज को रोटेट कराना कितना मुश्किल है, वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वहां पर आप चीज को धक्का मार के चलाएंगे, आप यहाँ चीज पे एक दो फोर्स लगाएंगे, एक लेफ्ट से और एक राइट से, तो कपल बनाएंगे और उसको रोटेट कराएंगे, तो उसको घुमाना कितना मुश्किल है वो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बोतल का ढक्कन, बोतल है, आप उसको दो तरफ से फोर्स लगाते हैं, एक अंगूठे से और एक उंगलियों से, दो तरफ से फोर्स लगेगा और वो चीज रोटेट होगी। तो रोटेट करना आसान है कि मुश्किल। अब छोटी सी बोतल के ढक्कन को ऐसे पकड़ के मैं घुमा दूं, घूम जाएगा, लेकिन पंखे को अगर मैं घुमाना चाहूं तो हाथ से थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ढक्कन के मुकाबले। ऐसे ही कुम्हार का चाक है बड़ा सा, उसमें मैं डंडा फंसा के उसको घुमाना चाहूंगा तो और ज्यादा जोर पड़ेगा। तो किसी चीज को घुमाना जितना ज्यादा मुश्किल होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका जड़त्व आघूर्ण उतना ही ज्यादा होगा। अगर इस धरती को, पूरी धरती जो 24 घंटे में चक्कर काटती है, इसको मैं घुमाना चाहूं और ज्यादा तेज, तो मेरे हाथ में नहीं है। इंसान के हाथों में इतनी जान नहीं कि पूरी पृथ्वी को घुमा सके या घूमती हुई पृथ्वी को रोक सके। तो हम कहेंगे धरती का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत बहुत ज्यादा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली इस बात पे निर्भर करेगा कि वस्तु कितनी भारी है, वो तो उसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होगा ही, लेकिन उसके अलावा भी और बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो इसको डिसाइड करेंगे। अब आते हैं ओमेगा पे। वी होता है मीटर पर सेकेंड, कि कोई चीज कितनी रफ्तार से भाग रही है। तो कितना तेज भाग रही है वो होता है उसकी स्पीड। ये है ओमेगा, कितना तेज घूम रही है। अब मान लीजिए कोई लड़का है 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, तो आपको एक आइडिया आ गया कि वो 1 सेकंड में 5 मीटर चला जाएगा, फिर अगली 1 सेकंड में 5 मीटर चला जाएगा, फिर अगली 1 सेकंड में 5 मीटर चला जाएगा। तो हर सेकंड कितना मीटर चला गया वो उसकी स्पीड होती है। ये ओमेगा है 1 सेकंड में कितना घूमेगा। तो मैंने अगर आपको बोला कि धरती 24 घंटे में एक चक्कर काटती है, तो आपको धरती का ओमेगा पता चल गया कहीं ना कहीं। तो वी के लिए हम मीटर पर सेकंड इस्तेमाल करेंगे, ओमेगा इसके लिए हम यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे रेडियन पर सेकंड। तो यहां पर है कि 1 सेकंड में कितना मीटर भागा, ये है कि 1 सेकंड में कितना रेडियन घूमा, या डिग्री पर सेकंड भी कर सकते हो। जैसे धरती के लिए ये ओमेगा की वैल्यू होगी 360 डिग्री पर 24 आवर्स, 360 डिग्री 24 घंटे में। आप उस डिग्री को अब रेडियन में कन्वर्ट कर लो, 24 घंटे को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो, और इसको सॉल्व करके आप रेडियन पर सेकंड ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसको बोलते क्या है, अब सवाल ये है। इसे बोलते हैं स्पीड, इसे हम बोलते हैं द एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड, हिंदी में हम इसे बोलते हैं कोणीय चाल। द एंगुलर स्पीड, तो स्पीड, एंगुलर स्पीड, मास, एंगुलर मास, या फिर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक छोटा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब इसकी यूनिट रह गई है, उसकी मास की यूनिट किलोग्राम है, मोमेंट
ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, अरे यहाँ पे इन्होंने स्टेज छोटा दे रखा है, तो यहाँ पे इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट होगी वो होगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर्ड। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द यूनिट्स अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा। इसको ओमेगा वैसे ही बोल देता हूँ मैं, यूजुअली इसका नाम है द एंगुलर स्पीड। तो ये दो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले हैं, ये भी काइनेटिक एनर्जी है, वो भी काइनेटिक एनर्जी है। इसे हम बोलते हैं द लीनियर काइनेटिक एनर्जी, रेखीय गतिज ऊर्जा, और इसे हम बोलते हैं द एंगुलर काइनेटिक एनर्जी, कोणीय गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो एक ये चीज आप ध्यान रखें, यहां तक जल्दी से नोट कर लें, फिर मैं इसको मिटा के आगे बढ़ता हूँ। विजय बोलते हैं सर यहाँ पर v स्पीड है या वेलोसिटी है? वेल ये स्पीड है भाई, ये वेलोसिटी नहीं है। अगर ये वेलोसिटी होती तो मैं इसको ऐसे लिखता, v के ऊपर एरो लगाता, है ना। ये स्पीड है ना कि वेलोसिटी। सर डिफेंस में आएगा कि नहीं क्या? विवेक पूछते हैं सर डिफेंस में आएगा कि नहीं आएगा। भाई विवेक क्या चीज आएगी वो बताओ एक बार। शायद आप काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ रहे हैं। तो माय टेक ऑन दिस इज कि देयर इज नो सच थिंग एज एक्सक्लूसिव टॉपिक्स, कि ये टॉपिक इस एग्जाम में आ सकता है, ये इस एग्जाम में आ सकता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। हर टॉपिक किसी भी एग्जाम में आ सकता है, आएगा और आ सकता है, ये दो अलग अलग बातें होती है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि पेपर में क्या आएगा, वो सिर्फ आपको ये बता सकते हैं पेपर में क्या आ सकता है। और डिफेंस में भी कौन सा पेपर दे रहे हैं उसका मुझे नहीं पता आपका। आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं, थोड़ा डिटेल आएगी। आप एयरफोर्स एक्सयूर्प का दे रहे हो, बहुत डिटेल आएगी। आप सीडीएस दे रहे हो, नॉर्मल आएगा। आप एफकेट दे रहे हो, नॉर्मल से ज्यादा आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहे हैं और आगे भी आने की संभावना है। और ऐसे सवाल ना पूछा करें जिनका आंसर मैंने पीडीएफ में पहले दे रखा है। आप लोगों ने शायद वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं की होगी, कर लेना। उमाकांत बोलते हैं सर एंगुलर स्पीड एंड स्पीड में क्या अंतर है? अभी अभी बताया भाई उमाकांत, स्पीड होती है मीटर पर सेकंड, एंगुलर स्पीड होती है रेडियन पर सेकंड, है ना। स्पीड होता है कितना मीटर भाग गया, एंगुलर स्पीड होती है कितना मीटर घूम गया। अब धरती घूमती है, धरती भागती नहीं है। तो पंखा, फैन, फैन की आप स्पीड बताएंगे या फैन की आप एंगुलर स्पीड बताएंगे? अगर आप स्पीड बताएंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि फैन 1 सेकंड के बाद कितना मीटर दूर मिलेगा। वो तो वही है ना, वो तो आगे जाएगा ही नहीं, तो उसकी मीटर पर सेकंड तो जीरो है, लेकिन उसकी एंगुलर स्पीड जीरो नहीं है, वो कुछ ना कुछ होगा। वो 1 सेकंड में कितना घूम गया तो एंगुलर स्पीड है, 1 सेकंड में कितना भाग गया वो स्पीड है। चलो अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें स्पीड और एंगुलर स्पीड दोनों होती हैं। उदाहरण के तौर पे किसी गाड़ी का टायर, अब ये टायर घूम रहा है, ठीक है, टायर आगे की तरफ भाग रहा है, तो ये रोटेट भी हो रहा है, यानी मैं इसकी एंगुलर स्पीड भी निकालूंगा, और ये भाग भी रहा है, 1 सेकंड के बाद कहीं और मिलेगा तो मैं उसकी स्पीड भी निकालूंगा। सर गुड मॉर्निंग, फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाएंगे? मिथुन मेरे भाई, फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने का हमारे पास समय हो ऐसा नहीं है, टाइम का अभाव है। ऐसे में मैं ये चीजें आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। मैं ये मानकर चलता हूँ कि वो मेहनत आप अपनी तरफ से करेंगे, है ना। हर वो मेहनत की चीज मैं नहीं कर सकता जो आपको करनी है। तो मेरे क्वेश्चंस बोर्ड पे कराने से कहीं ज्यादा बेहतर ये है कि आप लोग खुद क्वेश्चंस करें, और जो क्वेश्चन आपके अटक जाए मुझे वो बता दें, तो मैं सिर्फ वो क्वेश्चंस बोर्ड पे करवाऊंगा जो आप लोगों के अटक गए हैं या आपसे नहीं हो रहे हैं। मैं अपनी तरफ से रैंडमली क्वेश्चंस कभी नहीं कराता। बुक्स का रेफरेंसेस मैं दे चुका था कि आप ये बुक पढ़ सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, तो वहां से आप क्वेश्चंस कर लो, और जो जो क्वेश्चन अटक जाए वो मुझसे पूछ लो।
विजय बोलते हैं सर एंगुलर स्पीड एक्सिस को फॉलो करती है क्या? हर एंगुलर स्पीड में कोई ना कोई एक्सिस होगी ऑब्वियसली। आज जुकाम हो गया, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुबह सुबह वाइफ ने चाय भी बना के नहीं पिलाई, तो सोचा था कि कुछ उससे जुकाम वुकाम ठीक हो जाता। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ मिल जाएगा तो। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी बता दी, पोटेंशियल एनर्जी बता दी। अब कुछ एक्स्ट्रा एनर्जीज बची हैं, मस्कुलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मास एनर्जी, सोलर एनर्जी और क्या कुछ और महत्वपूर्ण एनर्जी के सोर्सेज रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज के हैं जो आपको वो करवाएंगे ज्योग्राफी वाले सर, ठीक है। और तो उनके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इनके बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे पहले मैं केमिकल एनर्जी की बात करता हूँ और हीट एनर्जी। अरे ऑब्वियसली हीट एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी सबसे पहले कर रहा हूँ मैं, रासायनिक ऊर्जा। तो देखो होता क्या है कि बहुत सारे केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब ऐसे में हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के एटम से चिपका हुआ है, एक ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन के एटम से चिपका हुआ है। अब ये बॉन्ड टूट जाए, ये बॉन्ड टूट जाए, ये आपस में जुड़ जाए, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बन जाए, और उस चक्कर में कुछ ऊर्जा, कुछ हीट, कुछ लाइट, कुछ साउंड, कुछ भी एनर्जी निकले, कुछ ऊर्जा निकली, तो एक्चुअली वो केमिकल एनर्जी ही है जो निकली है। तो रासायनिक ऊर्जा बेसिकली केमिकल बॉन्ड की वजह से होती है, बंद की वजह से। आप खाना खाते हैं, वो केमिकल एनर्जी है। चीनी खा ली, चीनी में एनर्जी है, पेट में जाएगी, आपका बॉडी उसको डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करने के बाद उसको एसिमिलेट करेगा, फिर सेल्स में पहुंचेगी, वहां पे फिर वो यूटिलाइज होगी, उससे एटीपी बनेंगे। तो एटीपी जो आपके बन रहे हैं, इट्स केमिकल एनर्जी। पौधों ने जो स्टार्च वगैरह बनाया आपके लिए, खाना वाना, आपने एप्पल खाया, उसके अंदर पहले से शुगर स्टार्च वगैरह है, वो सारी एनर्जी आ कहाँ से रही है, उसका सोर्स कहाँ से है, वो अलग बात है कि सूरज ने किरणें भेजी, लेकिन इवेंचुअली नाउ इट्स सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। वो रसायन के रूप में सेव हो चुकी है और फिर घूम फिर के आपके बॉडी में जाएगी। सो इट्स केमिकल एनर्जी। मस्कुलर एनर्जी, मांसपेशीय ऊर्जा। क्या आदमी ने खाना वाना खा रखा, हट्टा कट्टा आदमी है, उसकी मस्कुलर एनर्जी है, तो वो एक्चुअली केमिकल एनर्जी का ही एक टाइप है। इट्स नॉट डिफरेंट देन केमिकल एनर्जी, बस वो उसी का एक रूप है, इसको मैं एक नाम दे दिया। सेशन ऑब्जेक्ट है बोथ स्पीड्स, कोई बात नहीं, वो आगे भी जाएगा और घूमता भी रहेगा। ऋतिक बोलते सर कार वाली जो बता रहे थे उससे बता दीजिए। कार वाली में रोटेशन भी है और लीनियर भी है, दोनों है। तो मस्कुलर एनर्जी यानी मांसपेशीय ऊर्जा, ये केमिकल एनर्जी का ही एक टाइप है। आगे चलते हैं। विंड एनर्जी, वायु, हवा, पवन, पवन ऊर्जा बेसिकली हम इसको बोलते हैं। तो वायु होती है स्टेशनरी, पवन इज द मूविंग। तो पवन ऊर्जा बेसिकली वो है जो आगे की तरफ चल रही है और उसमें कुछ एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी। सो इट्स एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये सिर्फ गतिज ऊर्जा का ही एक रूप है, ये कुछ अलग से डिटेल चीज नहीं है, ठीक है। साउंड एनर्जी, ध्वनि। साउंड एनर्जी इज अ मिक्सचर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का ही एक मिश्रण है, कोई अलग चीज नहीं है। अरे मर जा रे, मर जा। हाँ कोई बात नहीं। विजय बोलते हैं सर हाइड्रोजन बॉन्ड डिटेल एक्सप्लेन प्लीज। सर विजय मेरे भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको केमिस्ट्री वाले सर कराएंगे। मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक बात बताऊंगा पूरे फिजिक्स के कोर्स के दौरान। सिर्फ एक ही बार उसका डिस्कशन होगा, जब मैं आपको बताऊंगा द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, जल का गलत रूप से फैलना। उसके अलावा कभी मैं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा। बाकी उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं कि फ्लोरीन में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में होगा, डीएनए के अंदर होगा वगैरह वगैरह, या अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में होगा, पूरा डिटेल सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में ही होगा, मैं नहीं बता सकता, है ना। हम भटक जाएंगे अपने टॉपिक से। लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा, इट इज अ फॉर्म ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, यह एक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का रूप है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का एक टाइप है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा किसी जमाने में अलग मानी जाती थी, मैग्नेटिक एनर्जी यानी चुंबकीय ऊर्जा किसी जमाने में अलग मानी जाती थी। लेकिन आज के दिन फिजिक्स के लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एक ही चीज है, ये दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जीज सिर्फ पर्सपेक्टिव, देखने वाले पर निर्भर करता है। एक्चुअल में वो दोनों सेम ही होती हैं। उसी एनर्जी का एक रूप है द लाइट, प्रकाश। उसके अलावा और भी कुछ रूप हैं, गामा वेव्स, एक्सरे, विजिबल लाइट, तो जो यहाँ पे है माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, तो वो जितने भी हैं सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप हैं। मैं आपको जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ाऊंगा तो उससे मैं उसकी डिटेल करेंगे। सारी के सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे, कुछ कणों से मिलकर बनी है जिन्हें हम बोलते हैं फोटॉन्स। तो आपसे पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ऑप्शन फोटोन होगा जिसमें हमें टिक मारना है, और क्वेश्चन में लिखा है ऐसे होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पैकेट है। तो फोटोन पे टिक मारेंगे। लाइट इज मेड ऑफ फोटॉन्स, प्रकाश फोटोन से बना है। ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी, हिंदी में हम इसे बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। एक सेकेंड, ओके। तो न्यूक्लियर एनर्जी ये अब थोड़ा सा स्पेशल है, और बाकी सारे के सारे फिर भी आसान थे, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। न्यूक्लियर एनर्जी में कॉम्प्लिकेशन ये है, किसी जमाने में कुछ साइंटिस्ट ऐसा सोचते थे कि एक नियम होगा जिसका नाम है द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हिंदी में हम इसे बोलते हैं ऊर्जा का संरक्षण। और ये उस टाइम की बात है जब तक लोगों की फिजिक्स में बहुत ज्यादा नॉलेज डीप नहीं थी। अरे चाय, शुक्रिया सर, बड़ी जरूरत थी इसकी आज। तो जो कमी आज बीवी ने छोड़ी वो आपने कर दी पूरी है, थैंक यू। अरे क्या लड़ाई हुई रे सुबह सुबह। 2 दिन हो गए झगड़ा करके बैठी है। चलो भैया, इफ एन ऑब्जेक्ट हैव बोथ स्पीड, तो क्या भाई अब्दुल, आपका जो सवाल है उसका मुझे आगे क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है। शिव बोलते हैं सर साइंस स्पेशल 1 के जैसे पढ़ाएं, बहुत कम एक्सप्लेन देकर फास्ट चल रहे हैं। शिव शिव, चलो मैं कंसिडर करूंगा आपका ये जो रिक्वेस्ट है, आई डीपली कंसिडर इट। मैं उन सभी टॉपिक्स को डीपली कराऊंगा जिन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं, तो इसलिए मैं उन टॉपिक्स को जल्दी जल्दी ही निकाल दूंगा, क्योंकि चूंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि प्रीवियस ईयर में पिछले 15-20 सालों में कहाँ कहाँ से किस किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन कितने आ चुके हैं। तो ऐसे में मुझे ये भी अंदाजा होता है कि ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है। तो उसी हिसाब से मैं उन चैप्टर्स पे ही ज़्यादा फोकस करूंगा जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो मैं उन चैप्टर्स को फिर भी जानबूझ के उड़ा दूंगा जहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। ओके सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलती है बता दीजिए एग्जाम्पल के साथ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जब रोटेशन के चैप्टर में आएंगे तब बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाएंगे हम। मंटू बोलते हैं सर बोले शादी नहीं हुआ सर। अरे वो तो ऐसे ही बोल देता है। मेरा तो दिमाग खराब कर रखा है उसका। कोई बात नहीं भाई, इग्नोर। न्यूक्लियर एनर्जी हम बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नाम का एक नियम होता है, और ये उस टाइम के जमाने की बात थी जब फिजिक्स की बहुत ज्यादा गहरी समझ हमें नहीं थी। उस जमाने में 2 नियम अलग माने जाते थे। एक कैलोरीफिक फ्लूइड एक अलग चीज होती थी, और एक मास यानी द्रव्यमान एक अलग चीज होती थी। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊर्जा का संरक्षण एक अलग होता था। तो ऐसे में क्या होता था कि लोग सोचते थे कि इतनी इतनी ऊर्जा है, कुछ कहीं किसी जगह पे कोई पत्थर है, उसमें कुछ एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी 50, आपने छोड़ दिया तो पत्थर नीचे गिर गया, जमीन पर टकरा गया, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई, गतिज ऊर्जा। लेकिन वो जितनी पहले पोटेंशियल थी अंत में उतनी ही काइनेटिक है। ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल गई है, लेकिन वो खत्म नहीं हो सकती है, पैदा नहीं हो सकती है।
लेकिन एक कैलोरीफिक फ्लूइड नाम का भी कंसेप्ट अलग चला करता था उस जमाने में। वो कंसेप्ट ये था कि एक तरह का अजीब लिक्विड है, कोई फ्लूइड है जो कुछ पदार्थों में होता है। जिन पदार्थ में वो फ्लूइड ज्यादा होता है वो पदार्थ गर्म होते हैं, जिन पदार्थ में फ्लूइड कम होता है वो पदार्थ ठंडे होते हैं। जैसे आग में वो फ्लूइड ज्यादा है और बर्फ में वो फ्लूइड कम है, गर्म चाय में फ्लूइड ज्यादा है, ठंडी कोल्ड ड्रिंक में फ्लूइड कम है। और वो फ्लूइड, वो द्रव जब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ चला जाता है तो एक चीज ठंडी हो जाती है, गर्म हो जाती है। बट दैट्स नॉट द ओनली वे हाउ यू कैन प्रोड्यूस इट। दरअसल आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक कार को लेके आए, दूसरी कार को लेके आए, दोनों कार आके बैंग एक दूसरे से टकरा गई और उससे भी खूब सारी हीट पैदा हो सकती है। अब उन दोनों कारों में जो काइनेटिक एनर्जी थी, गतिज ऊर्जा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से फिर सेव नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें 50 थी, इसमें 50 थी, टकराई तो काइनेटिक एनर्जी कुछ खत्म हो गई, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो गया। कुछ हीट भी पैदा हो गई अब उसमें, और इसमें पहले वो हीट नहीं थी, वो नई हीट पैदा हो रही है, तो कैलोरीफिक फ्लूइड तो किसी एक में तो था ही नहीं जो दूसरे में गया हो, तो ये कंसेप्ट भी उनका फेल हो गया। दोनों फेल हो गए। फिर उनको आइडिया आया, अरे ऐसा नहीं हो सकता क्या कि कैलोरीफिक फ्लूइड ही एक तरह की एनर्जी हो, यही एक ऊर्जा हो, और ये एक से दूसरे में चली गई हो। तो काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, वहां पे हीट एनर्जी बन गई, ऊष्मा। फिर उन्होंने सोचा, अच्छा इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल नहीं हुआ है, हीट खुद एक नई तरह की एनर्जी आ गई है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का उल्लंघन नहीं हुआ और हीट को फिर उसी में शामिल कर लिया गया, दैट हीट इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी, उसी को एक ऊर्जा का रूप मान लिया। फिर कुछ सालों तक कंसेप्ट चलता रहा जहां पर मास और एनर्जी, ऊर्जा और द्रव्यमान को अलग अलग मानते रहे लोग। सन 1950 1950s के दौर में पहली बार ये पता चला कि मास खत्म किया जा सकता है, द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है और एनर्जी को पैदा किया जा सकता है। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड एंड द मास कैन बी डिस्ट्रॉयड। जबकि 1950s से पहले लोगों को लगता था कि ऊर्जा ना बन सकती है ना खत्म हो सकती है, मास ना बन सकता है ना खत्म हो सकता है। लेकिन 1950s में जाकर पहली बार ये पता चला, मास खत्म भी हो सकता है, एनर्जी बन भी सकती है। तो अब दोनों का रूल फेल हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी फेल हो गया क्योंकि आप नई ऊर्जा पैदा कर पा रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास जो लेवोजियर ने बनाया था कहीं सन 1780 के दौर में, वो भी खराब हो गया क्योंकि आप मास डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर साइंटिस्ट लोगों को दोबारा आइडिया आया कि क्या पता मास अपने आप में एक एनर्जी का रूप हो, तो द्रव्यमान को भी फिर इसी में डाल दिया। जैसे हीट यानी ऊष्मा एक एनर्जी होती है, ऐसी मास यानी द्रव्यमान भी एक एनर्जी होती है, और वो एनर्जी, मास उस एनर्जी का एक कलेक्शन है, बहुत सारी ऊर्जा का। तो आपने एनर्जी पैदा नहीं की है, वो मास ही एक एनर्जी था जो दूसरी ऊर्जा के रूप में बदल गया है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फिर से लागू हो सकता है, ये अभी तक फेल नहीं हुआ। तो अब हम ये नहीं बोलते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, हम सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही बोल देंगे तो भी काम चलता है, क्योंकि मास ही एक ऊर्जा का रूप है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए एक ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, E=mc²। फॉर्मूला सन 1905 में दिया था आइंस्टाइन ने, तब तक उसका प्रैक्टिकल कन्फर्मेशन नहीं था, इसलिए फिर मैंने 1950s तक की इंतजार करके फिर मैंने आपको बताया कि 1950 में जाके पहली बार ये चीज पता चली। तो न्यूक्लियर एनर्जी यानी नाभिकीय ऊर्जा बेसिकली मास एनर्जी ही होती है, वो द्रव्यमान ऊर्जा ही है, यानी आप कुछ मास खत्म करेंगे, कुछ एनर्जी पैदा करेंगे। तो चूंकि ये चीज मैंने बहुत जल्दी जल्दी बता दी, हल्का सा ऊपर से दिया होगा, तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा मैं इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी चीज थोड़ा सा क्लियर हो जाए। मैं फॉर्मूला मिटा रहा हूं, देखिए। कई बाकी चीजें भी मैं मिटा देता हूं जो मैं पढ़ा चुका हूं। तो मास को अब अलग से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मास एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी मोटे तौर पर एक ही चीज है ऑलमोस्ट। देखिए, सन 1905 आइंस्टाइन, उन्होंने एक और एनर्जी मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, ओके। सन 1905 में आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया E=mc², जिसके अनुसार उन्होंने ये बोला कि m किसी वस्तु का द्रव्यमान है, उसका मास, और E किसी वस्तु में ऊर्जा है, एनर्जी। तो आप कितना मास खत्म करें तो बदले में कितनी ऊर्जा पाएं।
पर चूंकि तब तक इसका कोई प्रैक्टिकल कन्फर्मेशन नहीं था, इसलिए इस चीज को हम एक्सेप्ट यूं का यूं नहीं कर सकते। कोई भी फॉर्मूला दे और आप कोई भी उसको मान लें, ऐसा नहीं होता। दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट भेड़ियों की तरह पड़ जाते हैं फॉर्मूलों के ऊपर, जब भी कोई देता है कि गलत है, गलत है, सही है, गलत है, सही है, गलत है, और उसको चेक करने के लिए। तो जब तक वो कन्फर्मली चेक नहीं हो जाता तब तक एक्सेप्टेबल भी नहीं होता। 1940s के एंड में, अंत में, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ओटो हान। उसके साथ एक स्ट्रेसबर्गर नाम का आदमी था और एक फीमेल साइंटिस्ट थी जिसका नाम था लीजे मीटनर। इन दोनों ने और साथ में स्ट्रेसबर्गर ने, तीनों ने दरअसल मिलकर यह पता लगाया कि जब आप किसी यूरेनियम के परमाणु में यूरेनियम के किसी एटम में जब आप कोई न्यूट्रॉन देकर मारते हैं तो वो एटम फट जाता है, वो ब्लास्ट हो जाता है। तो उस एटम के बेसिकली टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और वो कुछ टुकड़े इधर उधर भागते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई बेरियम नाम का तत्व बनता है, एक एलिमेंट है, एक क्रिप्टॉन नाम का एलिमेंट बनता है। तीन छोटे छोटे न्यूट्रॉन बनते हैं। तो उन्होंने देखा कि इस एटम के फटने से पहले इसका टोटल वजन कितना था। 235 इसका, एक इसका, तो कुल मिला के वजन हो गया 236। इनके फटने के बाद जो फाइनली ये 5 टुकड़े हैं, इनका टोटल वजन कितना तो होना चाहिए 236। पहले द्रव्यमान जितना था अंत में उतना ही द्रव्यमान होना चाहिए, मास में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। बट इवेंचुअली जब वो प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया गया तो ये और वो मैच नहीं हुए। कहीं एक न्यूट्रॉन का 5वां हिस्सा यानी 1/5 इतना सा वजन कहीं खो गया। ये मान लो कि फिर वो 236 नहीं बना, वो 235.8 इतना बना। तो इतना सा वजन कहीं चला गया, वो कहीं कहाँ गया नोबडी न्यू, किसी को कोई आइडिया नहीं था। फिर लीजे मीटनर ने ये चीज जो डिस्कवर की, खोजी, उसको फिर नाम दिया गया दिस इज अ मास डिफेक्ट। थ्योरी ऑफ मास डिफेक्ट नाम की चीज थी। क्रेडिट हालांकि फिर ओटो हान ले गया सारा का सारा कि मैंने ढूंढा, ऑल्दो इट वाज द वर्क ऑफ लीजे मीटनर। बट एनीवे थिंग्स वेंट ऑन। 1940s में ही 45 के आसपास जाके पहली बार फिर इस चीज का फायदा उठाकर अमेरिका ने एटम बॉम्ब बनाया। एटम बॉम्ब बाय यूएसए। यूएसए ने एक एटम बॉम्ब प्रिपेयर किया, परमाणु बम। उनको पता था कि हर यूरेनियम का एटम फूटेगा तो कुछ द्रव्यमान खत्म होगा, और अगर वो कुछ मास खत्म होगा तो उसके बदले में ढेर सारी एनर्जी निकलेगी जो आइंस्टाइन की इक्वेशन के अनुसार निकल रही थी। तो आइंस्टाइन की इक्वेशन यहां आकर प्रूव हो चुकी थी प्रैक्टिकली, यानी उसका मैथमेटिकल प्रूफ तो पहले भी था पर प्रैक्टिकली उसका एक यूज नहीं मिल रहा था, और फिर एटम बॉम्ब में उसे इस्तेमाल किया गया। इससे कुछ 1-2 साल पहले ही बीच में एनरिको फर्मी नाम के एक साइंटिस्ट ने दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जिसका नाम था शिकागो पाइल। आपसे दुनिया के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम पूछ सकता है कोई, तो उसका नाम था शिकागो पाइल। ठीक है, तो बीच में न्यूक्लियर रिएक्टर भी बन चुका है। अब आज के दिन दुनिया में जितने भी एटम बम है, जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, सभी के सभी इस इक्वेशन के आधार पर चलते हैं। तो ये है मास यानी द्रव्यमान, और ये न्यूक्लियस से निकल रही है, नाभिकों से ऊर्जा निकाली जा रही है, तो हम इसे न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। फिर आगे चल के पता चला कि दुनिया में जितने भी स्टार्स हैं, तारे, वो भी अपनी सारी की सारी एनर्जी, पूरी की पूरी ऊर्जा इसी तरीके से निकालते हैं कि मास खत्म करते रहते हैं, एनर्जी पैदा करते रहते हैं। तो तारे भी ऐसे ही ऊर्जा निकालते हैं। जबकि आइंस्टाइन से कई सालों पहले बहुत बड़े बड़े तेज तेज साइंटिस्ट हो चुके हैं, जैसे केल्विन, थॉमसन केल्विन, वो साइंटिस्ट रह चुका था, क्लोजियस, बड़े बड़े साइंटिस्ट रह चुके थे जिन्होंने पूरा दिमाग लगा के माथा निचोड़ के ट्राई कर लिया ये एक्सप्लेन करने का कि हमारे सूरज में ऊर्जा कहां से आ रही है, लेकिन वो प्रैक्टिकली उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि तब तक ये न्यूक्लियर एनर्जी की डिस्कवरी नहीं हुई थी।
वो सिर्फ उन्हीं थर्मोडायनेमिक्स के नियमों के आधार पर कोशिश कर रहे थे जो उस जमाने में 1850 के आसपास होते थे। लेकिन आज हम जानते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी होती है। फ्यूचर में हो सकता है और भी नई तरह की एनर्जीज हम डिस्कवर कर ले। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स है कि इतनी ही तरह की दुनिया में एनर्जीज होती हैं। एनर्जी और कई तरह की ऐसी हो सकती हैं जो अभी तक डिस्कवर ना की गई हो। सो दैट्स अ लिटिल इंसिडेंट जो आपको पता होना चाहिए था। ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या, फिर क्या। न्यूक्लियर रिएक्टर पहले बना है, एटम बम बाद में बना है। और एटम बम में भी सबसे पहला जो था उसका नाम था ट्रिनिटी। इट वॉज ए टेस्ट बॉम्ब। और उसके बाद फिर 2 एटम बम गिराए गए, एक हिरोशिमा में, एक नागासाकी में। लिटिल बॉय, फैट मैन, 6 अगस्त, 9 अगस्त। ठीक है, तो एक ये सीक्वेंस आपको पता हो। इसे मैं मिटाने से पहले आपको लिखने का टाइम दे देता हूँ, तब तक मैं एक चाय की चुस्की ले लेता हूँ। कोई डाउट? सर, हाउ विंड इज फॉर्म्ड? मोहन, विंड कन्वेक्शन करंट की वजह से बनती है। सोलर रेडिएशंस की वजह से हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरी अर्थ पे। फिजिक्स का टॉपिक होने की बजाय ज्योग्राफी का टॉपिक है ये मेनली, तो आप एक बार ज्योग्राफी वाले सर से पूछना। चंदन बोलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 102 में एवरेज v/t की जगह पर एवरेज s/t का होल स्क्वायर किया। क्वेश्चन नंबर 102 में अभी चेक कर लूंगा। अनेबल टू अंडरस्टैंड न्यूक्लियर एनर्जी। तो फर्स्ट का मैसेज बहुत देर पहले आया है, एक्सप्लेन तो मैंने अभी किया है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज अवधेश पूछते हैं। देयर इज नो लिमिट, बहुत तरह की एनर्जी होती है, अभी अभी बताया मैंने। नॉर्मली 10-12 टाइप है जो पेपर में अपने आते रहते हैं। चंद्र बोलते सर, क्वेश्चन नंबर 102 में एवरेज। अच्छा ठीक है भैया, दिल्ली पुलिस का बैच कब से चलेगा? नो क्लू। इफ एन ऑब्जेक्ट हैव स्पीड एंड एंगुलर स्पीड देन काइनेटिक एनर्जी इज। ओके, अब तो आपका क्वेश्चन मेरे समझ में आया है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम होगा। लेट्स से उसकी स्पीड की वजह से काइनेटिक एनर्जी है 50, एंगुलर स्पीड की वजह से काइनेटिक एनर्जी है 15, तो टोटल हो जाएगा 65। क्वेश्चन नंबर 102 में, अच्छा ठीक है, आइंस्टाइन से भी तेज साइंटिस्ट थे, बता। आइंस्टाइन तो सबसे तेज था ना सर। वेल, ऐसा कुछ नहीं होता कि ये आदमी ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये कम इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। द होल थिंग इज कि आपका किस फील्ड में आपने कितना काम किया, मेहनत के ऊपर भी बात होती है। कि मान लीजिए मैं बहुत बहुत तेज हूँ, मेरे में दिमाग खतरनाक हो, पर मैं मेहनत नहीं करूँ तो मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा। कोई आदमी ऐसा है कि खतरनाक इंटेलिजेंट है, लेकिन वो फिजिक्स मैथमेटिक्स वगैरह में नहीं है, वो चेस खेल रहा है ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई आदमी आर्ट्स में है। अब क्रिस्टोफर नोलन है, मूवीज बना रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आइंस्टाइन से कम इंटेलिजेंट होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कौन कम इंटेलिजेंट है कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है। मेरे हिसाब से दुनिया के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आइंस्टाइन से ऊपर मैं जिसको मानता हूँ वो है लियोनार्डो दा विंची। बेहतरीन आदमी, रेनेसांस मैन, खतरनाक। मैं तो उसको सबसे इंटेलिजेंट मानता हूँ, मेरा तो आइडियल है। ऐसे ही न्यूटन, सुपर पावरफुल आदमी। तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि कौन आदमी कम इंटेलिजेंट था कौन ज्यादा इंटेलिजेंट था। एवरीबडी डिड देयर पार्ट, सभी अपनी अपनी जगह मेहनत करते थे, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस कि उस जमाने में क्या होता था, उस आधार पे अपना फिजिक्स लगाते थे। और किसी किसी में परसेवेरेंस होता है, बैठे रहते हैं सारे दिन टेबल पे, पूरे दिन पेन चलाते रहते हैं, आगे निकल जाते हैं। कोई खाली बैठा होता है, पेन चलाने का मन नहीं करता, किताब खोलने का मन नहीं करता, इंटेलिजेंट होके भी पीछे रह जाता है। चंदू बोलता है सर, is not reduce Earth's weight due to crores of ton mine coal, it's constant. Well, चंदू ऐसा है, आप सुबह सुबह खाना खाते हैं, अगले दिन आप उसको निकाल देते हैं, तो इससे धरती का वजन ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। ऐसे ही आप जमीन से कोयले, खदान से कोयला निकाल रहे हो, उसको फूक के हवा में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, वो कहीं जाके वापस सेटल हो जाता है, उससे धरती का वजन ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, फर्क नहीं पड़ता। आप पैदा हुए, पेरेंट्स लोगों को बच्चों को गालियां दे रहे होते हैं, तू धरती पे बोझ है। कुछ नहीं है, मैं तो इस धरती से ही पैदा हुआ था, धरती में खत्म हो जाऊंगा, बोझ तो हमने बढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, तो देयर इज नो सच थिंग एज की कोल माइनिंग वगैरह करने से धरती हल्की होगी, ऐसा नहीं है। सर, आप मैरिज सलमान खान से मैरिज के बाद करेंगे क्या? भाई शिव, मेरी शादी हो चुकी है, तो अभी अभी बताया था मैंने, सुबह सुबह बीवी से लड़ाई हुई थी। और ठीक है जान दो। सोनू बोलते हैं, व्हेन अ मैन सिट्स इन फ्रंट सीट ऑफ एन ओपन जीप देन वो विल फॉल इन। ओपन जीप है, पीछे जाएगी, गिवन दैट आपके आसपास एयर है। कंटिन्यू करते हैं। ओके
सर बाइक की वॉइस निकालो। कैसे कैसे सवाल है। ओके, तो अभी आपको न्यूक्लियर एनर्जी का पता चल गया। नेक्स्ट इज द हीट एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। ऊष्मा ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा। देखो, हीट एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। जब मैं किसी से पूछता हूं कि टेम्परेचर यानी किसी वस्तु का तापमान निर्धारित कौन सी ऊर्जा करती है, कौन सी एनर्जी है जो टेम्परेचर डिसाइड करती है, तो बच्चे जवाब देते हैं हीट एनर्जी। जिसमें ज्यादा हीट होगी उसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिसकी हीट कम होगी उसमें टेम्परेचर कम होगा। ये गलत हो गया। सही आंसर जबकि है इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। जिसमें इंटरनल एनर्जी ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, जिसमें आंतरिक ऊर्जा कम उसमें टेम्परेचर कम। तो एक इंटरनल एनर्जी नाम की चीज होती है जो इवेंचुअली टेम्परेचर को डिसाइड करती है। इसके लिए जो सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं वो है यू। हीट के लिए अक्सर मैं एच इस्तेमाल करता हूं, कुछ बुक्स में क्यू दिया होता है। एंथैल्पी टर्म्स भी इसके लिए ऑलमोस्ट सिनोनिमस चलती हैं। नाउ द स्टफ इज कि हीट फिर क्या है। हीट वो है जो ट्रांसफर हो रही है, जो किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु जा रही है, उसे हम बोलते हैं हीट एनर्जी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक चाय का कप है, यहाँ पर एक चाय का कप है। इसमें मान लीजिए इंटरनल एनर्जी है 1000, इसमें मान लीजिए इंटरनल एनर्जी है 200। दोनों में चाय बराबर मात्रा में है, इसमें लेकिन ऊर्जा ज्यादा है तो इसका तापमान ज्यादा होगा, इसमें ऊर्जा कम है तो इसमें तापमान कम होगा। अवधेश बोलते हैं जहाँ झगड़ा है वहाँ प्यार तगड़ा है। हाँ अवधेश, कुछ कुछ ऐसा ही है। द थिंग इज कि जब आपकी वाइफ सुबह सुबह रूठ के अपने ऑफिस चली जाए और तुम्हें भी जल्दबाजी में भाग भाग के ऑफिस आना हो क्योंकि आपको भी पढ़ाना है बच्चों को, तो फिर पूरा दिन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट मे बी आप अभी ये चीज़ ना समझ पाए। व्हेन यूल कम टू द एज तो शायद आप देन यूल इवेंचुअली गेट द डायनेमिक्स ऑफ अ मैरिड लाइफ। तो शादी से पहले जो लव लाइफ होती है इट्स वेरी डिफरेंट देन हाउ यू ट्रीट लेटर ऑन एक दूसरे के साथ। और आपको कैसे ट्रीटमेंट मिलता है, पहले तो वो भी बड़ा खुश होती थी, मेरा नितिन, शादी से पहले। और अब क्या होता है, झगड़ा, चाय तुम बना लो मैं नहीं बनाऊंगी। ओके लेट्स कंटिन्यू, हम वी आर डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक। तो इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा 1000 200, ज्यादा इंटरनल ज्यादा टेम्परेचर, कम इंटरनल कम टेम्परेचर। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ 10 जूल चली गई, 10 जूल चली गई, तो अब इसकी इंटरनल रह गई है 990। तो ये है आंतरिक ऊर्जा जो उसका टेम्परेचर डिसाइड करेगी। आंतरिक ऊर्जा कम हो गई है तो टेम्परेचर कम हो गया है, 200 से 210 बन गया है। इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया है। हीट ये है, ये 200 हीट नहीं है, ये 1000 या ये 990 हीट नहीं है, ये आंतरिक ऊर्जा है, इंटरनल एनर्जी, ये है हीट। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में हीट है 10 जूल और इंटरनल एनर्जी है हमारी पहले 1000, बाद में 990, दूसरे की पहले 200, बाद में 210। ये जो 4 नंबर थे ये आंतरिक ऊर्जाओं की संख्याएं हैं और ये जो 10 जूल है वो हीट है। तो हीट इज व्हाट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है उसे हम ऊष्मा कहते हैं। इंटरनल वो है जो उसका टेम्परेचर डिसाइड कर रही है। ठीक है, चलो तो इसके बाद अगला हमारा इसमें कोई एनर्जी का टाइप बचा क्या? नहीं, हमने सारे बेसिकली एनर्जी के टाइप्स देख लिए। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। चाय ले लेता हूँ मैं। सर एयर प्रेशर बताएं। एयर प्रेशर फ्लूइड के चैप्टर में बताऊंगा। 60 मीटर त्वरण समान होगा क्या? ये क्या क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। एंड 60 मीटर त्वरण समान होगा, चंदन का सवाल। भाई चंदन, आपका क्वेश्चन शायद अधूरा आया है, मेरे पास पूरा नहीं आया, दोबारा टाइप कर देना। सर मैंने एक क्वेश्चन मिल के आपको प्लीज रिप्लाई में श्योर करता हूँ। चलो आगे चलते हैं, मैं इसे मिटा देता हूँ। ओके, अब हमने एनर्जीज की टाइप पढ़ ली,
अब हम करेंगे अगला टॉपिक, द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का संरक्षण। यहां से एक दो आसान सिंपल क्वेश्चंस होंगे जो हम करेंगे। क्वेश्चन देख लेंगे कैसे है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का अर्थ समझो पहले। मान लीजिए यहां पर कोई पत्थर है, वो आपने ऊपर से नीचे गिरा दिया, गिर रहा है, तो उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा है, उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा है, और आपने जब इसको छोड़ दिया तो ये भी कुछ ना कुछ चेंज होगा, ये भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। लेकिन इन दोनों का जो टोटल है, टी का मतलब टोटल, कुल ऊर्जा इन दोनों की कितनी है वो भी देख लेंगे। तो मान लीजिए शुरू में इसमें पोटेंशियल है 10 और काइनेटिक है 0। उसके बाद ये बन गई 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और जो काइनेटिक है वो बन गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जो टोटल है वो रहेगा 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10। टोटल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। टोटल चेंज नहीं होता, इसे कहते हैं कंजर्वेशन, उसे बोलते हैं संरक्षण। कंजर्वेशन का नॉर्मल मतलब क्या है? जैसे लेट्स से ज्यादातर कंजर्वेशन टर्म यूज होता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वगैरह के टाइम पे, जैसे ज्योग्राफी वाले कराएंगे, द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स, द कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट, द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स। कंजर्वेशन का मतलब है जो चीज जैसी है वैसी ही रहने दो, उसको बदलो मत। ऐसे ही एनर्जी है, ऊर्जा, इट इज कंजर्व्ड, मतलब जितनी है उतनी ही रहे। मैथ में तो मतलब नंबर ही चलते हैं, जैसी है वैसी रहे, यहाँ उसका ये मतलब नहीं है, या जितनी है उतनी रहे। तो उसका रूप बदल सकता है। यहाँ पोटेंशियल 10 थी, काइनेटिक 0, वहां जाके काइनेटिक 10 हो गई है, पोटेंशियल 0, पर जो टोटल है वो हर पॉइंट पे सेम है। कहीं ये 7 है तो वो 3, कहीं वो 6 है तो ये 4, पर जो टोटल है वो हर पॉइंट पे सेम रहना चाहिए। इसे बोलते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ से मैं आपको एक दो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करने सिखाऊंगा कि हम कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। इसे मैं मिटा रहा हूं, देखिए। सबसे पहला न्यूमेरिकल, ये एक ऊंची सी ढलान है और आगे एक सर्कल, तो ऊपर से एक आदमी फिसलता हुआ आया, ये है। तुम गए पहाड़ों पे, तुम चले गए कहीं स्विट्जरलैंड, वहां पे तुमने फैसला किया कि मैं स्कीइंग करूंगा। तो हनीमून पर गए थे, अब चूंकि बर्फ है तो स्कीइंग करने का तुम्हारा मन हो गया, तो तुम्हारे हाथ में स्कीइंग है। तुम्हारी बीवी ने बहुत बोला मत करो मत करो, मर जाओगे, पर तुम नहीं माने, तुम बोले स्कीइंग करूंगा। अब तुमने मान लीजिए यहां से शुरुआत की, इतना ऊपर से नहीं कही, पैदल 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 चल के यहां से आए, और फिर तुमने फिसलना शुरू किया, और तुम वहां से फिर निकलते हो, छोड़ दिया तो करके स्पीड पहले बढ़ेगी, स्पीड बढ़ते 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 यहाँ तक फुल स्पीड होगी, और उसके बाद उसी रफ्तार से तुम ऊपर निकल जाओगे, तो फिर धीरे धीरे स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी। अब अगर तुम इतनी ही ऊंचाई से शुरू कर रहे हो तो यहाँ तुम्हारी स्पीड थी 0, वो बनी 1 2 3 4 5 4 3 5 4 3 2 1 0। यहाँ तक आते आते स्पीड हो जाएगी 0, और अगर एक बार 0 स्पीड हो गई तो गिरोगे और गिर के मरोगे। तुम्हारी बीवी को जो डर था वही हुआ, तो आए और फिर टिंग गिर के मर गए। ये नहीं करना, तुम्हें ज्यादा ऊपर से शुरू करना चाहिए, ताकि जब तुम यहाँ आओ तब तक तुम्हारी स्पीड 0 ना हो और तुम सर्कल पूरा कर जाओ। तो कम से कम कितनी ऊंचाई से तुम्हें शुरू करना चाहिए, ये है मेरा सवाल। ये ऊंचाई h कम से कम कितनी हो, अगर इस सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस r हो। तो अब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के संरक्षण से ही सॉल्व होगा। करते हैं। यहां जब तुमने फिसलना शुरू किया, उस समय तुम्हारे अंदर कुछ पोटेंशियल यानी स्थितिज ऊर्जा थी। ये है मान लीजिए पॉइंट ए, और यहाँ नीचे पहुंचते पहुंचते ये है पॉइंट बी। तो कुछ तुम में स्थितिज ऊर्जा है पी ए, और कुछ तुम में गतिज ऊर्जा है के ए पॉइंट पर पोटेंशियल, ए पर काइनेटिक। नीचे यहां पहुंचते पहुंचते तुम्हारे अंदर कुछ होगी पोटेंशियल बी पर, और कुछ होगी काइनेटिक बी पर। टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा ये ए पर है, टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा ये बी पर है। रूल बस यही है, टोटल चेंज नहीं हो सकता।
तो टोटल ए पर जितना होगा टोटल बी पर उतना ही होगा, यानी पोटेंशियल एट ए प्लस काइनेटिक एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी प्लस काइनेटिक एट बी। ए और बी पर स्थितिज और गतिज का योग जितना होगा ए पर और बी पर ही स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग उतना ही होगा। तो यहाँ ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो फॉर्मूला mgh। m का मतलब तुम्हारे शरीर का वजन, g का मतलब यहाँ ग्रेविटी 9.8, h का मतलब है वो ऊंचाई जो हमें कैलकुलेट करनी है, प्लस हाफ mv²। हाफ तो हाफ है, m का मतलब तुम्हारे शरीर का वजन, v² मतलब जीरो का स्क्वायर। मैंने जीरो क्यों किया, क्योंकि तुमने यहां से फिसलना शुरू किया है। शुरू किया है मतलब अभी तुम्हारी स्पीड जीरो है, फिर बढ़ेगी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो शुरुआत में यहां जीरो ही होगा। वहां पर पोटेंशियल एनर्जी mgh, पोटेंशियल बी पर m तुम्हारे शरीर का वजन, g का मतलब ग्रेविटी, h का मतलब जीरो, क्योंकि अब वहां b पर पहुंचते पहुंचते हाइट कितनी बच गई, जीरो। यहां हाइट बहुत थी, फिर हाइट घट गई घट गई घट गई घट गई घट गई घट जीरो बन गई, तो वहां जाते जाते ऊंचाई हो गई जीरो। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², अंत में जो गतिज ऊर्जा होगी वो हाफ mv², ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब मैं m से m उड़ा सकता हूं, मुझे इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ m जितने भी होंगे सारे उड़ जाएंगे। इसका मतलब तुम्हारे शरीर का वजन कितना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हल्का आदमी हो वो फिसल के जाए या भारी आदमी हो वो फिसल के जाए, सभी के लिए जो ऊंचाई की रिक्वायरमेंट है वो सेम आएगी, क्योंकि m से m उड़ जाएगा, आगे कैलकुलेशन में m काम ही नहीं आएगा। तो 60 किलो का हो चाहे वो 6 किलो का आदमी हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि एक हल्की वस्तु को छोड़ो, एक भारी वस्तु को छोड़ो, जमीन पर जब गिरेंगी तो एक साथ ही गिरेंगी, क्योंकि कैलकुलेशन में m से m तो वैसे भी उड़ेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। gh प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस v²/2, ये बचा यहाँ पे। अब v मैं जानता हूं पहले से। बॉटम पर सर्कल बनाने के लिए कितनी स्पीड होनी चाहिए ये मैं आप लोगों को पीछे पढ़ा चुका हूं, जब मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था, वर्टिकल सर्कल, ऊर्ध्वाधर वृत्त। और वर्टिकल सर्कल में मैंने आपको ये बोला था कि बॉटम पर कम से कम सर्कल पूरा करने के लिए जो स्पीड चाहिए होती है वो होती है √5rg। ये चीज अगर आपने कभी मिस कर दी है तो वीडियो पीछे वाले देखकर वर्टिकल सर्कल का टॉपिक फिर से पढ़ लेना। √5rg आपको स्पीड चाहिए, तो v² का मतलब है 5rg, तो gh इज इक्वल टू 5rg/2। तो h की वैल्यू आ गई, g से g गया, तो h आ गया 2.5r, ये अपना आंसर है। यानी सर्कल का रेडियस जितना बड़ा होगा उससे 2.5 गुना ज्यादा ऊंचा आपको पहाड़ से फिसलना शुरू करना चाहिए, तब जाके बचोगे, वरना बेवा हो जाएगी वो। ठीक है, एनीवे, तो अब ये आप नोट करना चाहो तो नोट करो, तब तक मैं आपके कुछ डाउट्स देखता हूँ। प्रदीप बोलते हैं सर आई एम फ्रॉम अंडमान। ओके, वेलकम प्रदीप। सोनू बोलते हैं सर बॉल पेन क्या होता है। बॉल पेन क्या होता है, जो नॉर्मली पेन आप इस्तेमाल करते हो उसके आगे एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी एक बॉल लगी होती है, वो निकल जाती है तो फिर पेन भी खराब सही हो जाता है। यूजुअली इट्स बॉल पेन। अवधेश बोलते हैं सर आत्मा भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। नहीं अवधेश, हम जबरदस्ती चीजों को कनेक्ट नहीं करते हैं साइंस में। साइंस गोज विद फैक्ट्स। अगर आप किसी चीज को मेजर कर सकते हो, माप सकते हो, तो वो साइंटिफिक है। आत्मा अगर आपने कभी मेजर की हो तो, और रिपीटेबली एक्सपेरिमेंट बार बार किया जा सके, वन टाइम नहीं, बार बार आप उसको कितनी ही बार करो, हर बार आंसर भी सेम आए, तब वो साइंटिफिक हो जाता है, तो हम फिर एक्सेप्ट कर लेते। आज तक ना ऐसा कभी किया है किसी ने, और प्रोबेबली ना कभी ऐसा होगा। ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट्स हैं, लोगों ने जबरदस्ती बना रखे हैं। आत्मा वाले कंसेप्ट्स जिस जमाने में बनाए गए थे, उस जमाने में किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं होता था। वो लोग जिन्होंने कंसेप्ट बनाए उनकी नॉलेज बहुत ही नेग्लिजिबल थी, वो अपने सराउंडिंग के अनुसार अपने तुक्के मारते थे, दिमाग वो भी पूरा लगाते थे, वो इंटेलिजेंट कम नहीं थे पर उनको नॉलेज नहीं थी। ठीक है, तो
हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल का जब कलेक्शन दिमाग लगता है तो ज्ञान बढ़ता है। उस टाइम पर ज्ञान बहुत लिमिटेड 15-20 लोगों के पास होता था, वो जो चाहते थे वो लिख देते थे। नितिन सर पहली बार पढ़ने में मजा आ रहा है क्या वगैरह वगैरह, ठीक है, ओके कूल, आई एम हैप्पी कि आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है। गीत बोलते सर माई चैट इज ऑफ, नहीं चैट किसी का ऑफ नहीं है। सर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, फिजिक्स की प्रैक्टिस किस बुक से करूँ? अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है तो मैं अलग बुक बता सकता हूँ, अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर की करनी है तो अलग बुक बता सकता हूँ। हालांकि मैंने सभी के लिंक्स पीडीएफ में डलवा रखे हैं, तो आप अपने जिस ऐप में अभी ये वीडियो देख रहे हैं उसमें एक स्टेप बैक करो, वहीं ग्रुप में ही जो भी मतलब ये कोर्स है आपके कोर्स में ही साइड में नोट्स करके एक ऑप्शन होगा, और नोट्स में मैंने एक पीडीएफ अपलोड करवा रखी है, आप उस पीडीएफ में बुक्स का रेफरेंस देख सकते हैं। सर आप क्वेश्चंस बोर्ड पे लाइए, जैसे एग्जाम्स में आता है वैसे ही क्वेश्चन लिखकर बोर्ड पे लाइए। नहीं शिव, ऐसा मैं नहीं करा सकता हूँ क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता है, तो क्वेश्चंस आप खुद से पढ़ें, जो क्वेश्चन तुम्हारे अटक जाएंगे मैं वो करा दूंगा। श्रवण बोलते हैं सर वर्टिकल सर्कल फिर से बताइए। नहीं श्रवण, उस पर मैंने कम से कम 20-25 मिनट लगाई थी, मैं सिर्फ आपके अकेले के लिए वर्टिकल सर्कल फिर से नहीं कराऊंगा, आपको पुराना वीडियो खुद देखना पड़ेगा। चंदन बोलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 60 में त्वरण समान क्यों होगा? क्वेश्चन नंबर 60 में लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 60। हमारे पास समय बचा है क्या? हाँ अभी 10 मिनट है, तो मैं वो क्वेश्चंस करवा देता हूँ जो आप लोगों के अटके होंगे, ठीक है? तब आप लोग क्वेश्चन नंबर भेज दो, जिस चीज का जो क्वेश्चन है। एक शायद किसी ने क्वेश्चन नंबर 102 लिखा था, वो देख लेंगे, और मैं तब तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और करा रहा हूँ। ऊर्जा का संरक्षण, इससे संबंधित एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। हाय रे हाय तेरा घुंघटा कौन उठाए तेरा घुंघटा, अब कैसे मैं मर जाऊं। देखो भाई ये धरती है, धरती के ऊपर यहाँ पर एक आदमी है, इस आदमी के हाथ में एक पत्थर है। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 99, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, ये मैंने लिख लिया। तो इस आदमी के हाथ में एक पत्थर है, इसने ये पत्थर फेंक दिया और ये पत्थर चला गया अनंत दूरी पे, टू इन्फिनिटी। तो इतना जोर से पत्थर फेंक दे कि पत्थर अनंत दूरी पर चला जाए, तो कितनी स्पीड से फेंकना चाहिए? अगर ये कम स्पीड से फेंकेगा तो हो सकता है पत्थर वापस जमीन पे आ जाए, और जोर से फेंकेगा दूर जाएगा धरती, लेकिन उसको फिर खींच लेगी, और जोर से फेंकेगा धरती उसको फिर खींच लेगी। इतना जोर से फेंक दे कि अनंत पर पहुंच जाए, वहां ग्रेविटी ही लगनी बंद हो जाए और ये पत्थर वापस कभी ना आ पाए। तो उसके लिए कितनी स्पीड होनी चाहिए? तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण। इस पत्थर की यहां पर है पॉइंट ए, और वहां अनंत दूरी पर पहुंचकर ये मान लीजिए पॉइंट बी। तो मैं यही बोल सकता हूं कि टोटल एनर्जी ए पर जितनी होती है, टोटल एनर्जी बी पर उतनी ही होती है। ए पर कुल ऊर्जा और बी पर कुल ऊर्जा बराबर, ये रूल है। टोटल क्या होगा? पोटेंशियल और काइनेटिक, यही दो होती हैं। टोटल वहां क्या होगा? पोटेंशियल और काइनेटिक, यही दो होती हैं। तो यहाँ पर कुल ऊर्जा, स्थितिज और गतिज जो होगी, वहां भी, अरे आज तो मर गए, बीमार हो गए, वहां भी कुल ऊर्जा स्थितिज और गतिज उतनी ही होगी, चेंज नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी यहाँ क्या लगाऊं? अब mgh नहीं लगा सकते। आपको मैंने बताया था mgh सिर्फ तब लगता है जब छोटी मोटी ऊंचाई हो। पिछले एग्जांपल में 15-20 मीटर 50 मीटर तक था, mgh लगा दिया। अब यहाँ बात हजारों लाखों किलोमीटर की हो रही है, mgh की जगह बेटर वाला फॉर्मूला लगेगा, जो है -gmm/r प्लस गतिज ऊर्जा 1/2 mv² इज इक्वल टू, आदमी को मिटा रहा हूं मैं, -gmm/r प्लस 1/2 mv²। ये r a का है, वो r b का है, ये v a पर है, वो v b पर है, ठीक है? तो a पर दूरी, a पर उसकी स्पीड, b पर पहुंचकर उसकी दूरी, और b पर पहुंचकर उसकी स्पीड। तो यहां ये वाली जो चीज है, ये अभी होगी -gmm/r, जहां माइनस का मतलब माइनस, कोई बड़ी बात नहीं,
जी का मतलब है द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.67 गुणा में 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, वो हो गया है जी। एम बड़ा वाला, इसका मतलब है हमारी धरती का वजन, ये है तुम्हारी धरती, बड़ा एम। छोटा एम उस पत्थर का वजन है जो तुमने फेंक के मारा, तो छोटा एम उस पत्थर का वजन था। आर का मतलब है धरती के सेंटर से दूरी कितनी है, तो धरती का रेडियस जितना पृथ्वी की त्रिज्या है वो होगी, प्लस, अब इसके बारे में बात करते हैं, जीरो, ओ नहीं सॉरी क्या कर दिया मैंने, जीरो नहीं, हाफ, हाफ ही रहेगा। एम है उस पत्थर का वजन जो तुमने फेंका, वी यानी जितनी स्पीड से तुमने फेंका, तो तुमने फेंक के मारा मान लो 15 की स्पीड से, तो यहाँ वी की जगह 15 होगा, और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्पीड हमें निकालनी है, यही सवाल है कि कितनी रफ्तार से फेंकूं ताकि वो उड़कर इन्फिनिटी पर चला जाए, तो तुम्हें ये वी निकालना है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसकी बात करते हैं, ये होगा जीरो। अब ये जीरो क्यों होगा, माइनस का माइनस है, जी का जी है, एम का एम है, आर का आर है। ये वाली चीज देखो, आर बी वाली, ये दूरी सेंटर से उस पत्थर की दूरी अनंत है, इनफाइनाइट, अनंत दूरी पे जा चुका है, तो नीचे इन्फिनिटी से डिवाइड होगा। किसी भी संख्या को अनंत से भाग देते हैं, आंसर जीरो आएगा। प्लस इसकी बात करते हैं, जीरो, ये जीरो क्यों है, 1/2 1/2 रहेगा। एम का मतलब उस पत्थर का वजन है, वो पत्थर का वजन ही रहेगा। ये वी जीरो हो जाएगा, तो जब आप पत्थर फेंकते हो, ऊपर जाता है, रुकता है, वापस आता है, तो वहां उसकी स्पीड जीरो हो गई है। ऐसे मैं मान के चल रहा हूं कि पत्थर इन्फिनिटी पर पहुंचते पहुंचते रुक चुका है, वहां पहुंचकर पत्थर रुक गया है, रुक गया तो फिर वो वी जीरो होगा। तो यहाँ पर ये जीरो है तो पूरा जीरो हो गया, यहाँ पर ये अनंत है तो ये जीरो हो गया। अभिजीत बोलते हैं आर कहां से कहां तक होता है, वेल धरती के सेंटर से पत्थर की पोजीशन तक, तो यहाँ पत्थर धरती के सेंटर से उतना दूर था जितना धरती का रेडियस है। अब पत्थर धरती के सेंटर से अनंत दूरी पर है, तो हमेशा दूरी वो धरती के सेंटर से ली जाएगी। अब ये वैल्यू, ये गाना सुना है तुमने? अच्छा ठीक है, पहले डीजे में बजता था शादी ब्याह में। हाँ चलो ठीक है, वीडियो ओके।
अच्छा अभी बीच में वीडियो कट गया होगा कुछ, हम वापस आ गए हैं। तो अभिजीत बोलते हैं सर आर कहाँ से कहाँ तक का रेडियस है? सेंटर से। अब्दुल बोलते हैं सर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ इन विच पॉइंट द ग्रेविटी जीरो? फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इन्फिनिटी पर ग्रेविटी जीरो। ठीक है, टाइम तो बता दिया करो सर, कब क्लास होगी? बालकृष्णा मेरे भाई, मुझे लगता है कि टाइम शायद डेली अपडेट हो जाता है रात को 11-12 बजे, तो आपके ऐप पे आ जाता है सुबह सुबह, आपने देखा होगा शायद टाइम। ओके कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 की बात चल रही थी। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन ये जाएगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमेशा सबसे बड़ी पावर देखनी होती है, छोटी पावर यहाँ पे जैसे 1 है उसको तो इग्नोर मार दो, बड़ी पावर देखनी होती है। तो टी स्क्वायर है, अगर ये टी स्क्वायर्ड है इसका मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे ही हो सकता है ये फॉर्मूला, और किसी पे तो हो भी नहीं सकता, और स्ट्रेट लाइन पर ही अप्लाई होगा। इसके बारे में हम बात कर चुके थे शायद, मुझे लगता है क्वेश्चन में पहले भी बता चुका, तो आंसर डी हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102। सर जी इन द लाइव सेशन टाइम चल रही है, आप रुक गए थे, फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई बात नहीं, वो मैंने फिर से एक्सप्लेन किया, मैं भी बीच में रुक गया था, मुझे पता चल गया था जब वीडियो कट गई थी। तो अब क्वेश्चन नंबर 99 है फिर 99 ये रहा। निम्न में से किसकी वजह से पत्थर पर लात मारने से व्यक्ति को चोट लगती है? एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया। आप मुझे धक्का मारो, मैं तुम्हें धक्का मारूंगा, तो आपने पत्थर पे लात मारी, पत्थर ने तुम्हारे ऊपर लात मार दी, पैर फूट गया, तो एक्शन रिएक्शन है। प्रतिक्रिया सी आंसर है इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 102। एक बच्चे ने सवाल पूछा 102, अरे भाई साहब ये तो बड़ा न्यूमेरिकल है। एक विशेष प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय की इकाइयों को क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम और 1.1 सेकंड चुना जाता है। इस प्रणाली में बल की इकाई किसके बराबर होगी? ओहो, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बताओ एसएससी में कैसे करेगा रे बच्चा? कोई बात नहीं, फॉर्मूले से करेगा, फॉर्मूला मारो आंसर निकालो। तो क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में? इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 102, ये बोलता है कि लंबाई है 10 सेंटीमीटर और है 5 यानी द्रव्यमान है 10 ग्राम और टाइम यानी समय है 0.1 सेकंड। तो ऐसे में फोर्स कितना न्यूटन होगा? तो फोर्स कितना होगा? अब मुझे फोर्स का फॉर्मूला चाहिए और मैं आंसर निकालूंगा F इक्वल टू M में। तो M उसने दिया हुआ है 10 ग्राम। A एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ, तो A होता है इस फॉर्मूले से करो S इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे करके तो A हो गया 2s बाई टी स्क्वायर। तो 2 इंटू S यानी लंबाई 10 सेंटीमीटर बटे में टी स्क्वायर यानी 0.1 सेकंड गुणा में 0.1 सेकंड, ये अपना आंसर है। तो अपना आंसर कितना आया? 10 गुणा में 2 गुणा में 10 बटे 0.1 गुणा में 0.1 गुणा में ग्राम गुणा में सेंटीमीटर बटे में सेकंड गुणा में सेकंड। इसी को मैंने थोड़ा दाएं बाएं करके लिख लिया, तो आंसर होगा एक पॉइंट और पॉइंट ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा 100, 1000, 10,000, 20,000, 20,000 और वहां पर होगा ग्राम। अब ग्राम को मुझे किलोग्राम करना है तो डिवाइड बाय 1000, सेंटीमीटर को मुझे मीटर करना है तो डिवाइड बाय 100 और यहाँ पे सेकंड स्क्वायर्ड। अब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड ये है न्यूटन। क्या ये हो गया न्यूटन? 2 जीरो से 2 जीरो गई, फिर 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 बटे 10 0.2 न्यूटन, ये मेरा आंसर है। तो 0.2 न्यूटन अपना आंसर है। 0.2 ऑप्शन में दिया नहीं है ना? तो अब यहां पर ऑप्शन में दिया है 0.1 न्यूटन, 1 न्यूटन, 10 न्यूटन और 100 न्यूटन। अब 0.1 में और हमारे 0.2 में
अंतर क्यों आया हमें वो समझना है। ये अंतर आया इसकी वजह से, हाफ ए टी स्क्वायर, इसकी वजह से, क्योंकि मैंने एक्चुअल में डिस्टेंस का ही फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अगर मैं ऐसे मान लूं कि एक्सेलरेशन नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, लेकिन फोर्स लग रहा है, उसके खिलाफ घर्षण भी हो, तो ऐसे में मुझे उस एफ की जरूरत, वो इस हाफ की जरूरत नहीं होगी। तो ये हाफ अगर यहां से इग्नोर हो जाता तो अपना आंसर 0.1 आ जाता। रियलिटी में आंसर 0.2 ही रहेगा, पर हमें चूंकि नंबरों से मतलब है, मैं 0.1 पे टिक मार दूंगा। ठीक है। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन कौन सा बचा है? 102, लास्ट 110, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। 110, एक व्हील बैरो किसका उदाहरण है? ये भाई लीवर के टाइप्स में क्वेश्चन है, तो लीवर के टाइप्स हमने किए नहीं है। मैं अगली क्लास में आते ही सबसे पहले फिर आपको लीवर के टाइप्स पर पढ़ा दूंगा, और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो उसके बाद ये क्वेश्चन 110 कर पाएंगे। यहाँ तो कोई खास डाउट तो है नहीं। क्वेश्चन 98 भाई अब तो टाइम खत्म हो गया, मतलब नेक्स्ट क्लास में आते ही बताना। ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।